प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी सिपाही की माँ के बारे में बताने जा रही हूँ। सिपाही की माँ मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी है। मोहन राकेश हिंदी के अत्यंत समर्थ नाटककार हैं। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला। दूसरे शब्दों में कहें तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। नाटक हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। नाटक का एक अंक एकांकी है। एकांकी में मंचन की दृष्टि को ध्यान में रखकर कथा वस्तु का समायोजन किया जाता है। मोहन राकेश आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में स्थापित और ख्यात हैं। सिपाही की माँ नामक के एकांकी में उन्होंने भारतीय निम्न मध्य वर्ग की एक माँ बेटी की कहानी का चित्रण किया है। इस एकांकी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्मा के मोर्चे पर लड़ने गए घर के इकलौते बेटे, इकलौते भाई और परिवार के एकमात्र भरण पोषणकर्ता का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं: विष्णु, मुन्नी, कुंती, दीनू और 2 लड़कियां जो बर्मा से आई हैं, मानक और सिपाही। एकांकी का आरंभ देहात के घर के एकांगन से होता है, जहां बदहाली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वहां का वातावरण जो है वो एक बदहाल परिवार के वातावरण को स्पष्ट करता है। घर का इकलौता जिम्मेदार व्यक्ति जो है, जो भरण पोषण करता है, वह फौज में सिपाही की नौकरी करता है। उसकी बहन विवाह के योग्य हो चुकी है। माँ गांव देहात में रहने वाली एक भोली भाली अनपढ़ स्त्री है। सिपाही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के मोर्चे पर तैनात है, लेकिन उस माँ को जो ये भी नहीं जानती कि बर्मा कहाँ है। बर्मा यानी कि अभी आधुनिक जिसका नाम म्यांमार कहा जाता है, उसे ये भी नहीं पता है कि उसके गांव से बर्मा की दूरी कितनी है। द्वितीय विश्व युद्ध कितना भयानक हो सकता है, इसका मतलब क्या है, इस युद्ध में भारत की क्या भूमिका है, इस भयानक लड़ाई का क्या अंजाम होगा, उसका बेटा लौट के आ पाएगा या वहीं पे मौत की नींद सो जाएगा। इन सारी बातों से अनजान वो एक मतलब गांव की भोली स्त्री जो होती है, उसी की तरह आस लगाए बैठी है कि उसका बेटा कमा कर आएगा और वो अपने बेटे की शादी करेगी। इस लड़ाई का जो चित्रण है वो इन सभी अनहोनी से अनजान इस स्त्री को दिखा रहा है। माँ और बहन जो हैं, सिपाही यानी कि जो मानक है, वो जीवन के सुंदर सपने देख रही हैं और वो इन सारी बातों से अनहोनी से अपने आप को अनजान बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को भ्रम में डाली हुई हैं, वो इस सच्चाई को जान ही नहीं रही हैं कि इस लड़ाई का मतलब क्या है और इसमें कितनी बर्बादियां हो रही हैं। 2 महीने से उस घर का जो पुत्र है, उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई है। हर 15 दिनों में एक बार मानक की चिट्ठी आ जाया करती थी, लेकिन पिछली चिट्ठी में मानक ने लिखा कि वह बर्मा की लड़ाई पर जा रहा है और उसके बाद से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आती है। माँ बेटी हर मंगलवार को चिट्ठी का इंतज़ार करती हैं और फिर निराश हो जाती हैं कि शायद अगले बार चिट्ठी आ जाए। इसी बीच में जो एकांकी का प्रारंभ होता है वो घर के आंगन से शुरू होता है कि माँ बेटी आंगन में बैठी हुई हैं
और एक औरत जो है वो ये सुना रही है कि वर्मा की 2 लड़कियां आई हैं, वो छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे जैसे गांव में बातचीत किया जाता है कि वो उसके उनकी स्थिति से किसी भी तरह से परिचित नहीं है। बस उनके हाव भाव को देख के, उनके पहनावे को देख के उसने एक नज़रिया बना लिया है कि ये लड़कियां गलत हैं। तो वो जब आती है, सब किसी के यहाँ से कहे भिक्षाटन ही करते हुए, 2 मुट्ठी अनाज मांगते हुए वो घूमते घूमते मानक के दरवाजे पर पहुँचती है कि यहाँ भी 2 मुट्ठी चावल उसे मिल जाए। जब मानक की माँ को यह पता चलता है कि ये लड़कियाँ बर्मा से आई हैं, तो वह बर्मा की लड़ाई तथा बर्मा कहाँ है, बर्मा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। वो लड़कियों से पूछती है बर्मा के बारे में। लड़कियां उसे बताती हैं कि वो लड़ाई बहुत ही भयानक लड़ाई है। बर्मा में हजारों लाखों लोगों की जानें चली जा रही हैं। जिसको जिधर से रास्ता मिल रहा है उधर से भागने की कोशिश कर रहा है। वो लड़कियां भी भागकर ही आई हैं। फौजी लोग भाग नहीं सकते हैं। वो लड़कियां बताती हैं कि फौज छोड़कर जो भागना चाहते भी हैं उन्हें गोली मार दी जाती है। तो या तो वो सीमा पर लड़ाई करते हुए मरे या फिर भागने की कोशिश में मरे। उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो जीवित घर पे पहुंच जाएं। जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती हैं। वो बताती हैं कि कैसे जापानी जहाज़ गोले बरसाते हैं और फिर उसके जवाब में अंग्रेज़ी जहाज़ भी गोले बरसाते हैं। वो एक इतनी भयानकता से लड़ाई का वर्णन करती हैं। तब उसके बाद उस माँ बेटी को एहसास होता है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत गुलाम था और उस समय भारत अपनी इच्छा से नहीं इस युद्ध में शामिल हुआ था। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, जिसके लिए कितने आंदोलन भी देश में हुए। खैर वो एक इतिहास का दूसरा पार्ट है। यहाँ हम साहित्य की बात कर रहे हैं जो उन्होंने एकांकी लिखा है। तो ये लड़कियाँ ये भी बताती हैं कि जब ये दूरी जानना चाहती है माँ की बर्मा से आखिर दूरी कितनी है, तो वो बताती हैं कि बर्मा यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ से लोगों को रास्ता भी पता नहीं है। वो जंगलों के रास्ते दूसरे देशों में या फिर जहाँ पे शांति है वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता इतना दुर्गम है कि बहुत लोग तो रास्ते में ही मर जाते हैं। वो उस जगह ठिकानों तक पहुँच ही नहीं पाते हैं जिंदा। कुछ को तो जानवर खा जाते हैं, कुछ चलते चलते थक जाते हैं, कुछ दलदल में फंस जाते हैं। इस सारे दृश्य का वर्णन वो दोनों लड़कियां करती हैं। अंत में उसकी लड़की जो है, मानक की बहन, चावल लाके उन लड़कियों को देती है और वो चली जाती हैं। अब यहाँ से शुरू होता है माँ के मानसिकता का दृश्य कि अब वो जान चुकी है कि बर्मा की लड़ाई कितनी भयानक है, बर्मा यहाँ से कितना दुर्गम है। इन सारी चीज़ों को वो भोली भाली स्त्री जान चुकी है। बर्मा की लड़ाई के दृश्य के वर्णन के साथ ही एकांकी का पहला दृश्य समाप्त होता है। अब दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरा दृश्य में आंगन वही है लेकिन समय रात का है। विष्णी और मुन्नी सोने का प्रयास करती हैं लेकिन वो बेचैन हैं, चूँकि उन्होंने जो वर्णन सुना है युद्ध का उससे उनके मन को शांति नहीं मिल रही है। उनका पुत्र, उसका भाई उस मोर्चे पे लड़ रहा है जहाँ इतनी भयानकता है और वो सोने का प्रयास करती हैं किंतु वो सो नहीं पाती हैं, करवटें बदलते रहती हैं। इसी बीच में विष्णी अर्धचेतन अवस्था में आ जाती है और उस अर्धचेतन अवस्था में ही उसको लगता है कि लड़ाई से भागकर उसका बेटा मानक घायल अवस्था में घर आ गया है और उसके पीछे उसका दुश्मन एक सिपाही घायल अवस्था में उसे मारने के लिए पहुंच रहा है। उसी अर्धचेतन अवस्था में ही वो मानक
और उस सिपाही के बीच के दुश्मनी, नफरत, तकरार, बदले की भावना, इन सारी चीज़ों को देखती है। एक दूसरे पे कैसे वे टूट पड़ते हैं, एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं। वो अपने पुत्र को भी समझाती है, उस सिपाही को भी समझाती है। उसी अर्धचेतन अवस्था में वो दोनों को समझा रही है कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं मारे। मानक और सिपाही एक दूसरे पर टूटते हुए अंधेरे में साए की तरह गायब हो जाते हैं और फिर गोलियां चलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। विष्णी मानक मानक चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। विष्णी की आवाज़ पर मुन्नी भी जाग जाती है और वो ढिबरी जलाती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या हुआ, तुमने क्या देखा? तो उस कुछ बोलती नहीं है, तो मुन्नी बोलती है कि तुमने ज़रूर कोई बुरा स्वप्न देखा है। मुन्नी की आंखों में फिर वही सपना है। ये कितना मार्मिक वर्णन है। यहाँ मोहन राकेश जी ने जो वर्णन किया है कि वो फिर से इन सारी चीज़ों को जानते हुए, सारी युद्ध की भयानकता को जानते हुए, मुन्नी फिर एक उम्मीद में चली जाती है कि माँ, भैया मेरे लिए कड़े जो लेकर आएंगे वह तारों और बंतों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना। और उसकी माँ कहती है कि हाँ हाँ बेटी, वो कड़े उससे भी अच्छे होंगे, वो तेरे लिए कड़े लेके आएगा। वो अर्धचेतन अवस्था में जो कुछ भी देखती है या वो समझती है, फिर भी वो उससे अपने मन को हटाकर, उस चीज़ को नकार कर कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। और वो सिर्फ मुन्नी को ही झूठा दिलासा नहीं दिलाती है, वो खुद को भी झूठा दिलासा दिला रही है कि हाँ वो आएगा और तेरे लिए कड़े लेकर आएगा। सुबह से आरंभ होकर रात तक चलने वाला यह एकांकी एक ही आंगन में समाप्त हो जाता है। एक अपार विषाद अस्थायी प्रभाव छोड़ जाता है पढ़ने वाले पर या एकांकी को देखने वाले पर। मानक से जुड़ी हुई माँ बेटी की आकांक्षाएं अनेक रंग रूप ग्रहण करती हैं पूरे एकांकी में। तो इस एकांकी को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ यह एकांकी अपनी संपूर्ण नाटकीयता के साथ प्रस्तुत हुआ है। नाटक की तरह एकांकी का भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है कि उसका मंचन करने में कोई दिक्कत नहीं आए, उसके मंचन में सही ढंग से हो सके। तो ये तभी संभव होता है कि जब दृश्य तुरंत नहीं बदलते हैं। अगर किसी नाटक या एकांकी में बहुत ज़्यादा दृश्य बदलें या बहुत विस्तृत दृश्य को दिखाया जाता है तो वो मंचन के हिसाब से वो सही नहीं माना जाता है। किंतु यह एकांकी सिर्फ एक आंगन में ही शुरू होकर एक आंगन में ही खत्म हो जाता है। अतः मंचन की दृष्टि से भी यह एकांकी पूर्णतः सफल है। अगर इसके अगर भाषा पर हम जाए, चूँकि नाटक और एकांकी में भाषा का भी संवाद का बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्थान है, क्योंकि पात्र उस भाषा को बोलते हैं। अगर ये भाषा कठिन है तो बोलने में कठिनाई आती है या संवाद में उतनी सहजता नहीं बन पाती है। जो दर्शक देख रहे होते हैं उसमें हर प्रकार के दर्शक होते हैं, उन्हें समझने में कठिनाई नहीं होती है। तो एकांकी की भाषा अत्यंत ही सहज है, संवेदनशील है और संप्रेषणीय है। संप्रेषणीय इसलिए है कि इसको कहीं भी संवाद करने में कोई दिक्कत का मंचन के दृष्टि से कोई चीज़ इसमें बाधक नहीं है। कुल मिलाकर यह एकांकी अपने उद्देश्य में जो यह व्यक्त करना चाहती है पूर्ण रूप से सफल है और रंगमंच की दृष्टि से भी यह पूर्णतः सफल एकांकी सिद्ध हो चुका है। इस एकांकी को आप समझ चुके होंगे कि इसका मूल विषय जो है वो बर्मा का युद्ध है।
लेखक का मूल उद्देश्य है, जब दूसरे विश्व युद्ध में भारत को ज़बरदस्ती घसीट के ले जाया गया था, भारत उसमें शामिल होना नहीं चाहता था, तो उस वक्त कितने ही निम्न और मध्य वर्ग के परिवारों के सामने ऐसी कठिनाइयाँ आई थी, जिनका इकलौता बेटा, इकलौता भाई उस मोर्चे पे लड़ाई करते हुए मर गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया था, जिससे उसको कोई लाभ नहीं था, भारत को भी कोई लाभ नहीं था। न वो अपने देश की सीमा पे लड़ रहा था, न वो अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहा था, वो सिर्फ अंग्रेजों के, चूँकि भारत गुलाम था इसलिए वहाँ युद्ध करना उसकी मजबूरी थी। अतः इस बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेखक ने इस एकांकी को प्रस्तुत किया है और उस समय की वस्तु स्थिति को भी स्पष्ट किया है। यह एकांकी पूर्णतः सफल एकांकी है, और अब आप जब इस एकांकी को एक बार पढ़ेंगे तो ये सारे चित्र आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे और आप पूरी बात को समझ भी सकेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।